सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। उम्मीद है आप सभी को ये तीनों मॉड्यूल मिल गए होंगे और आपको इन तीनों मॉड्यूल का अध्ययन करना है। जब भी आपके विद्यालय में कोई निरीक्षण टीम आती है तो आपसे इन तीनों मॉड्यूल से आधारित प्रश्न पूछती है। इसके साथ साथ मिशन प्रेरणा के प्रभाव का निरीक्षण भी चल रहा है, उसमें कोई टीम आती है या आपके ब्लॉक के बीईओ आपके विद्यालय में आते हैं तो वे आपसे इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे ब्लॉक में इस तरह की एक ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित की जा रही है, जिसमें तीनों मॉड्यूल से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपके ब्लॉक में भी इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित हो जिसमें मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएं। तो साथियों, दिनांक 13/12/2020 को जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर ब्लॉक में शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 50 प्रश्न पूछे गए। काफी मुश्किल प्रश्न थे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि चौबेपुर ब्लॉक में जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित परीक्षा आयोजित की गई, उसमें आखिर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और क्या क्या उनके आंसर थे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए। ये हमारी चौबेपुर ब्लॉक में परीक्षा आयोजित हुई, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल आधारित प्रश्नावली। इन्होंने ग्रेड भी डिसाइड किए हुए थे, जिनके 50% मार्क्स आएंगे, यानी 50 पूरे नंबर आएंगे तो A+, 48 से 49 के बीच में आएंगे तो A, 46 से 47 के बीच में मार्क्स आएंगे तो B, और 44 से 45 के बीच में मार्क्स आएंगे तो C, और 42 से 43 के बीच में मार्क्स आएंगे तो D, और 40 से 41 के बीच में E। और अगर 40 से कम मार्क्स आते हैं तो कोई ग्रेड नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा पहला प्रश्न था, शिक्षण संग्रह क्या है। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। विश्व से संबंधित समस्याओं का समाधान, नंबर B शिक्षा विभाग का वर्णन, नंबर C शिक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियां और सूचनाओं का संग्रह, और D पर है उपरोक्त सभी। तो साथियों, जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है वो हमारा शिक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियों और सूचनाओं का संग्रह है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। थर्ड पे क्लिक करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नियमित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कौन करेगा। ARP, SRG, BEO या DM। तो नियमित रूप से जो निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने का काम दिया गया है वो हमारे BEO महोदय को दिया गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। BEO पे क्लिक करेंगे और इससे आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कुल कितने पायदान हैं। साथियों, आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में आपको एक प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी दी गई है, इसके भाग 2 में। बहुत महत्वपूर्ण है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर इसकी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने एक शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट में शिक्षण संग्रह की सीढ़ी दी हुई है। और आज साथियों, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप भी बनाए हुए हैं। आप चाहें तो उनसे जुड़ सकते हैं। उन ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी जो है वो हमारी अंग्रेजी के 26 अक्षरों से मिलकर बनी है, यानी ABCD जो हमारे अक्षर होते हैं उनसे मिलकर बनी है। तो इसका आंसर C यानी 26 सही होगा। 26 पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रोफेसर NA के जगीरा की पुस्तक का नाम क्या है। तो प्रोफेसर N के जगीरा ने एक पुस्तक लिखी, प्रभावी शिक्षक, जिसमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी दी हुई है।
तो प्रोफेसर एन ए जगीरा की पुस्तक हमारा तीसरा ऑप्शन प्रभावी शिक्षक सही होगा, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अक्षर ई का क्या अर्थ है। तो साथियों, प्रभावी शिक्षण की जो सीढ़ी होती है उसमें सभी अक्षर का अलग अलग नाम होता है। इसी तरह ई का भी अपना नाम है, मैं आपको एक बार बता देता हूं, वैसे आप वीडियो की मदद से देख सकते हैं। तो ए से हमारा होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बी से हमारा बिजी क्लासरूम होता है, सी से कॉर्पोरेट लर्निंग होती है, डी से डिमोन्स्ट्रेशन होता है, ई से एक्सपेक्टेशन होती है, एफ से फीडबैक होता है, जी से गोल सेटिंग होता है, एस से ह्यूमर होता है, आई से इंडिविजुअल नीड्स होता है, जे से जनरल ऑफ लर्निंग होता है और के से नोइंग द लर्नर होता है, एल से लिंकिंग लर्निंग, एम से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एन से नेगोशिएशन, ओ से आउटडोर लर्निंग, पी से प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग, क्यू से क्विज, आर से रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग, एस से सक्सेस एक्सपीरियंस, टी से टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव इफेक्ट, यू से अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, वी से वैरायटी, डब्ल्यू से वर्किंग एटमॉस्फेयर, एक्स से एक्स रेइंग फॉर इवेल्युएशन और वाई से यू और जेड से जील। तो इस तरह से जो आपकी प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है उसके सबके अलग अलग मायने होते हैं। तो ई से हमारा जो मतलब होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन, यानी कि अपेक्षाएं। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, सेकंड पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे शिक्षक की पहचान करे योजना का निर्माण, खाली स्थान भरिए। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रगति, रोचकता, आकलन और योजना। तो ये आपने शिक्षण संग्रह में दिया हुआ है कि अच्छे शिक्षक की पहचान करे योजना का निर्माण। तो इसमें योजना आपका सही होगा, तो डी पे आप क्लिक कर देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक डायरी में शिक्षक द्वारा किए गए संक्षिप्त कार्यों, इसमें आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में आपको शिक्षण डायरी भी दी गई है। तो शिक्षक डायरी में साप्ताहिक विवरण हेतु कितनी प्रतियां हैं, तो उसमें डिसाइड किया गया है कि जो आपका शिक्षण योजना है इसके लिए 50 अतिरिक्त पन्ने चाहिए, और साप्ताहिक विवरण हेतु आपके नहीं, शिक्षण योजना के लिए 100 पन्ने चाहिए, और जो आपकी साप्ताहिक है उसके लिए 50 पन्ने चाहिए। तो इसका 50 ऑप्शन सही होगा, 50 पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कक्षा 3 में बोलना, पढ़ना, लिखना के लिए प्रतिदिन क्रमशः कितना समय दिया गया है। तो साथियों, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में सभी के लिए टाइम दिया गया है कि बोलने के लिए आपको कितना टाइम देना है, लिखने के लिए कितना देना है, पढ़ने के लिए कितना टाइम आपको देना है। तो कक्षा 3 की अगर बात करें तो कक्षा 3 में बोलने के लिए 1 घंटा 30 मिनट दी गए हैं। इसी के साथ साथ पढ़ने के लिए भी आपकी 1 घंटा 30 मिनट दी गई है, और लिखने के लिए 2 घंटा दी गई है कक्षा 3 के लिए। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट और 2 घंटा सही होगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाले आईसीटी संसाधन नहीं है। वैसे तो हमारे विद्यालय में बहुत कम आईसीटी संसाधन यूज का होते हैं, लेकिन मोबाइल का तो यूज होने ही लगा है ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ विद्यालयों में स्मार्ट टीवी भी यूज होते हैं, और कुछ में आपके प्रोजेक्टर भी आ गए हैं, उनका भी यूज किया जाता है, लेकिन पेजर का उपयोग नहीं होता। तो इसका ऑप्शन 4 पेजर सही होगा, पेजर पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अटेंडेंस स्क्वाड संबंधित है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अटेंडेंस स्क्वाड में शिक्षकों की उपस्थिति से, बच्चों की उपस्थिति से, औचक निरीक्षण से और पर्यवेक्षण से संबंधित। तो साथियों, अटेंडेंस स्क्वाड जो बनाया गया है ये बच्चों का है, कि ये बच्चों को ही बुला के लाते हैं, यानी बच्चों की उपस्थिति से इसका संबंध है। तो बच्चों की उपस्थिति से इसका ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी में कक्षा में किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने और प्रोजेक्ट वर्क में बैठक व्यवस्था प्रभावी होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गतिविधि के अनुरूप, अर्धचंद्राकार, छोटे समूह में बैठाना और सभी। तो अगर समस्या का समाधान ढूंढना है या कोई प्रोजेक्ट कार्य कराना है तो प्रोजेक्ट में छोटे छोटे समूह बना लिए जाते हैं, यानी छोटे छोटे समूह में बच्चों को बैठा लिया जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, छोटे समूह में बैठाना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास से जुड़े क्रियाकलाप में शामिल है, यानी व्यक्तित्व अगर बच्चों का करना विकास करना है तो उसमें कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें,
प्रातःकालीन और संध्याकालीन सभा। दूसरा ऑप्शन है सह शैक्षिक गतिविधियां। तीसरा है विभिन्न प्रकार के खेलकूद व शैक्षिक कार्यक्रम और उपरोक्त सभी। तो साथियों, व्यक्तित्व विकास से जुड़े क्रियाकलाप में हमारे उपरोक्त सभी होंगे, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रातःकालीन सभा की योजना में किन किन की जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए। जो प्रातःकालीन सभा होती है, केवल शिक्षक और शिक्षिकाओं की, केवल बच्चों की, शिक्षक और बच्चों दोनों की, इंचार्ज व्यवस्थापक और प्रधानाचार्य की। तो प्रातःकालीन सभा की योजना में आपका बच्चों का योगदान भी जरूरी है और इसके साथ साथ शिक्षक का योगदान भी जरूरी है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सायंकालीन सभा की कार्य योजना में किस दिवस को सुलेख एवं श्रुतलेख प्रतियोगिता का आयोजन निर्धारित किया गया है। यानी कि एक दिन सप्ताह में आपका ऐसा दिया गया है जिसमें आपको सुलेख और श्रुतलेख प्रतियोगिता का आयोजन करना है। तो ये आपका शनिवार होगा, शनिवार में आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सह शैक्षिक गतिविधियों को किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, उसमें सह शैक्षिक गतिविधियों को पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप के रूप में जाना जाता है। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, सह शैक्षिक गतिविधियों के सफल संचालन के लिए क्या आवश्यक नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एकात्मकता, आयोजन, प्रबंधन, नियोजन। तो साथियों, सह शैक्षिक गतिविधियों के सफल संचालन के लिए आपका आयोजन भी जरूरी है कि आप अच्छे से आयोजन करें, प्रबंधन ये भी जरूरी है, नियोजन भी जरूरी है, लेकिन एकात्मकता की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संग्रह में कुल कितने जीवन कौशल दिए गए हैं। यानी जीवन कौशल शिक्षण संग्रह में आपको दिए गए हैं, आपके पास चार ऑप्शन है, 10, 8, 15 और 4। तो साथियों, जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है इसमें हमें 10 जीवन कौशल दिए गए हैं। कौन कौन से जीवन कौशल हैं? पहला जीवन कौशल है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि समालोचनात्मक सोच। दूसरा है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग। तीसरा है हमारा डिसीजन मेकिंग। चौथा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। पांचवा आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। छठा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सातवां है सेल्फ अवेयरनेस। आठवां आपका एम्पैथी और नौवां है आपका स्ट्रेस कंट्रोल्स, कोपिंग विद स्ट्रेस। और 10वां आपका है इमोशनल कंट्रोल, कोपिंग विद इमोशंस। तो ये आपके 10 जीवन कौशल उसमें दिए गए हैं। तो इसका आंसर आपका 10 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, शिक्षण संग्रह में ताकि सपने सच हों से क्या अभिप्राय है। ताकि सपने सच हों, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, रात में सपने दिखना, ये तो नहीं हो सकता। बिना सोचे समझे अपनी मनमानी करना, भविष्य की योजना बनाना, स्वतंत्रता महसूस करना। यानी अगर आप भविष्य की योजना बनाना चाहते हैं, यानी कि अपने सपने को सच करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, भविष्य की योजना बनाना, यानी ताकि सपने सच हों। अगर आप भविष्य की योजना बनाएंगे ताकि तभी तो आपके सपने सच होंगे। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद फोर्थ पे क्लिक करते हैं, बच्चों की बाल संसद। तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में आपकी बाल संसद के रूप में भी बारे में भी डिटेल में बताया गया है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बाल संसद की, कुल कितने पद निर्धारित किए गए हैं। तो साथियों, आपके पास चार ऑप्शन है, 4, 12, 8 और 15। हालांकि मैं बाल संसद की अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बाल संसद में हमारे 12 पद निर्धारित किए गए हैं। क्या क्या पद हैं मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इसके उद्देश्य ये अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किसका क्या कार्य है। तो पहला पद तो इसमें प्रधानमंत्री का है और दूसरा पद उप प्रधानमंत्री का है। इनमें से दोनों में से एक छात्रा होनी जरूरी है, चाहे आप प्रधानमंत्री बना लीजिए या उप प्रधानमंत्री। उसके बाद तीसरा पद है आपका शिक्षा मंत्री और चौथा है उप शिक्षा मंत्री। इनमें से भी एक आपकी अनिवार्य रूप से छात्रा होनी चाहिए। पांचवा आपका स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री। छठा आपका उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री। सातवां आपका जल एवं कृषि मंत्री और आठवां आपका उप जल एवं कृषि मंत्री। नौवां आपका पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री और 10वां आपका उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री। और 11वां आपका संस्कृति
एवं खेल मंत्री और 12वां आपका उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। इस तरह से आप बाल संसद का गठन करेंगे तो इसमें ये पद आपको रखने हैं, तो 12 पद उसमें डिसाइड किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों की बाल संसद के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। तो जो बच्चों की बाल संसद आप बनाएंगे तो उसका उद्देश्य तो यही होगा, जीवन मूल्यों का विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, नेतृत्व क्षमता का विकास हो, निर्णय लेने की क्षमता बच्चों में आ जाए या गलत स्पर्श की समझ उनमें आ जाए और समय प्रबंधन इत्यादि की स्पष्ट समझ उनमें आ जाए। तो ये सभी उद्देश्य उसमें दिए हुए हैं। जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व का विकास भी है, नेतृत्व क्षमता भी है, निर्णय लेने की क्षमता भी है, लेकिन एकाधिकार जमाने की क्षमता इसके उद्देश्यों में नहीं है, तो ये आपका गलत होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विद्यालय में विविधताओं से भरे सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना किस प्रकार की शिक्षा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और क्रियात्मक शिक्षण। तो जो आपने पहली ट्रेनिंग की थी वो आपकी समावेशी शिक्षा की थी, उसमें बताया गया था कि कक्षा में विविधताओं से भरे अगर बच्चे हैं उनको आपको एक साथ शिक्षा देनी है, तो इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, समावेशी शिक्षा। उसके बाद नेक्स्ट है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ये असत्य है, सत्य है, दोनों है या दोनों नहीं है। तो नेतृत्व यानी कि लीडरशिप आपकी सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सत्य है, तो इस पे आप सत्य पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्या शैक्षिक नेतृत्व शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन और बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति को सीधा प्रभावित करता है? नहीं, कभी नहीं, निश्चित रूप से यहाँ कह नहीं सकते। तो इसका आंसर होगा आपका निश्चित रूप से हाँ, यानी कि ये आपका बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति को सीधे रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के लिए कौन सी नेतृत्व शैली उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि आप विद्यालय का प्रबंधन कर रहे हैं तो 3-4 तरह की शैली आपके सामने होती है। कौन कौन सी शैली होती है? एक तो होती है सत्ताधारी नेतृत्व शैली, वैसे तो मेनली 3 ही होती है, सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व शैली एक ही होती है, स्वतंत्र नेतृत्व शैली, उपचारात्मक नेतृत्व शैली ये तो होती नहीं, उपचारात्मक तो मैंने नहीं पढ़ी, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। तो जो आपकी विद्यालय की सबसे उपयुक्त होती है वो आपकी होती है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, यानी जिसमें सभी को समान अधिकार होते हैं, उस शैली को लोकतांत्रिक शैली कहते हैं। इस शैली में विश्वास करने वाले नेतृत्व टीम की राय से निर्णय और योजना बनाता है। इसमें टीम भावना को महत्व दिया जाता है और सभी सदस्यों के सहयोग से उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, यानी एक तरह से लोकतंत्र होता है, ये सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है निरंकुश नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष क्या है। ये जो शैली होती है हमारी निरंकुश शैली, इसमें जो होता है नेता स्वयं निर्णय लेता है और अपनी इच्छा अनुसार कार्य का संचालन करता है। इसमें अन्य सभी सदस्य नेता के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि समूह में व्यवस्था और अनुशासन रहता है, लेकिन इसका दोष भी होता है। इसकी सबसे बड़ी कमी होती है इसमें समूह के सदस्य अधीनता का अनुभव करते हैं और उनका मनोबल गिर जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, समूह में व्यवस्था बनी रहती है, ये तो आपका इसका दोष नहीं, ये तो इसका लाभ है। सदस्य अधीनता का अनुभव करते हैं, सदस्य एकमत रहते हैं, अनुशासन की कमी रहती है, तो इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि सदस्य जो है अधीनता का अनुभव करते हैं। उसके बाद वर्तमान समय में प्रत्येक माह एसएमसी की बैठक कब किए जाने का प्रावधान है, यानी कि आपको प्रत्येक माह एसएमसी की बैठक करनी है, ये आपको माह के प्रथम बुधवार को करनी है। तो प्रथम बुधवार इसका आंसर सही होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एसएमसी सदस्यों को निम्न में से कौन सी पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है। तो जो एसएमसी के सदस्य हैं आपके पास 4 ऑप्शन है, अरमान पुस्तिका, प्रेरणा संदस्यिका, मीना हस्त पुस्तिका और जन पहल हस्त पुस्तिका। तो जो आपके एसएमसी सदस्य हैं उनको जन पहल हस्त पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है, तो आपका 4th ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं समावेशी शिक्षा किस प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है। एकीकरण के सिद्धांत पर, केंद्रीयकरण के सिद्धांत पर, विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर, बहुपद्धति के सिद्धांत पर। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है, उसमें सभी को एक साथ पढ़ाना होता है, तो इस तरह के सिद्धांत को हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो एकीकरण का सिद्धांत हमारा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक सहभागिता और समावेशी शिक्षा
शिक्षण संग्रह के किस भाग में सम्मिलित है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। तो जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो आपकी भाग 5 में है और सामुदायिक सहभागिता भी इसमें भाग 5 में दी गई है। तो इसका भाग 5 आपका सही होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्मार्ट। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ है, तो इस वर्ड को तो आप रट लीजिए। स्मार्ट की अवधारणा में एस से क्या तात्पर्य है? एस का मतलब स्मार्ट, एस का मतलब सिक्योर, एस का मतलब सुपर और एस का मतलब स्पेसिफिक। तो साथियों स्मार्ट जो वर्ड है ये आपका कंप्यूटर का वर्ड है। इसमें एस से हमारा मतलब होता है स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, एम से मिजरेबल यानी जिनको नापा जा सके, ए से अचीवेबल जिसको प्राप्त किया जा सके, और आर से रियलिस्टिक जिसमें विश्वसनीयता हो, और टाइम से टाइम बाउंड यानी टाइम के अंदर वो काम हमारा हो जाए। तो इसकी आप डेफिनेशन के और प्रत्येक वर्ड को याद कर लीजिए। तो एस से हमारा स्पेसिफिक होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा के बच्चों की फिल इन द ब्लैंक्स का सतत आकलन करता है। लेखन, प्रगति, गतिविधियों और अभ्यास कार्य। तो अच्छा शिक्षक जो होता है वो अपनी कक्षा के बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करता रहता है। तो प्रगति आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स आकलन की वास्तविक सीख को नहीं बता पाता। अभ्यास पत्रक, अंक आधारित, रचनात्मक, संवेगात्मक। तो अंक आधारित जब आप आकलन करते हैं तो अंक तो आ जाते हैं बच्चे के, हो सकता है नकल करके कर लिया हो या किस तरह से कर लिया हो, लेकिन वो वास्तविक सीख को प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो इसका आंसर अंक आधारित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रचनात्मक आकलन बच्चे के फिल इन द ब्लैंक्स को जानने में कारगर होते हैं। अंक आधारित दक्षता, ग्रेड, उपलब्धि स्तर, इनमें से कोई नहीं, आदर्श। तो जो रचनात्मक आकलन होता है वो बच्चे के उपलब्धि स्तर को जानने में मददगार साबित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आकलन बच्चों में आत्मविश्वास और फिल इन द ब्लैंक्स के प्रोत्साहन हेतु किया जाता है। यानी बच्चों में एक तो आत्मविश्वास आ जाए, धैर्य, संयम, विवेक, स्व आकलन, आदर्श। तो जो आकलन होता है बच्चों में एक तो आत्मविश्वास और स्व आकलन भी वे बच्चे अपना कर लेते हैं कि प्रोत्साहन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सीखने सिखाने की प्रक्रिया नियमित और उपयुक्त तरीके से परिवर्धित कर संचालित करने को कहते हैं संचालन, अभिप्रेरणा, आकलन और चिंतन। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया नियमित और उपयुक्त रूप से परिवर्तित कर संचालित करने को हम आकलन कहते हैं। तो आकलन इसका सही होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे का आकलन निम्न में से किन पक्षों में किया जाना चाहिए? ज्ञानात्मक पक्षों में, नैतिक मूल्यों में, कौशलों, रुझानों, रुचियों और अभिप्रेरणा के, कक्षा उन्नति के वार्षिक चक्र के आधार पर। तो बच्चों का जो आकलन होना चाहिए उनके कौशलों का आकलन होना चाहिए, उनके रुझानों का आकलन होना चाहिए, उनकी रुचियों का और अभिप्रेरणा का आकलन होना चाहिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उक्त समीक्षा किसकी है? हम सब ने सभी तकनीकों का उपयुक्त प्रयोग किया है। अभिभावक की, विद्यार्थी की, अध्यापक की, सभी की। यानी समीक्षा है कि हमने सभी तकनीकों का उपयोग प्रयोग कर लिया है। तो ये आपकी तकनीक कौन यूज करेगा? अध्यापक ही करेंगे। तो अध्यापक की सही होगा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बच्चे के स्वयं आकलन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? स्लेट का, प्रोफाइल का, गृह कार्य का या सहपाठी का कार्य का। यानी बच्चे का स्वयं आकलन करना है, प्रोत्साहित करना है, तो क्या याद करेंगे? हम प्रोफाइल का यूज करेंगे। तो ये आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आकलन का फीडबैक अभिभावक को किस हेतु प्रेरित करेगा? अनुशासन हेतु, स्व आकलन हेतु, दंड हेतु, अपने पाल्य की मदद हेतु। तो जो अभिभावक हैं उनका आकलन का जो फीडबैक अभिभावकों को मिलेगा तो उनके पाल्य की मदद होगी, तो अपने पाल्य की मदद हेतु इसका आंसर सही होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की प्रगति का आधार कक्षा में बच्चों के अंक से तुलना करना, आपसी बौद्धिक स्तर की तुलना करना, प्रत्येक बच्चे की अपनी पिछली प्रगति से तुलना करना, इनमें से कोई नहीं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है उसमें आधार होता है कि पहले उसकी कितनी प्रगति थी और अब कितनी हो गई, तो उससे उसकी तुलना की जाती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद
नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई क्योंकि 50 प्रश्न दिए गए थे, बहुत ही मुश्किल प्रश्नावली थी साथियों, आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नोट्स भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसमें इसके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। प्रातःकालीन सभा में निम्न विद्यालय का कार्यक्रम नहीं है: क्विज, समाचार वाचन, सामान्य ज्ञान वाचन, प्रार्थना। तो जो प्रातःकालीन सभा होती है उसमें आपका सामान्य ज्ञान वाचन भी होता है, समाचार वाचन भी होता है, प्रार्थना भी होती है, लेकिन क्विज नहीं होती उसमें, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर कला की कक्षा का दिवस क्या है? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर है वहां पर कला की जो कक्षा होती है वो शुक्रवार के दिन होती है, तो शुक्रवार इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मक कार्य का कालांश कौन सा है? 8वां, 0 यानी कि 0, चौथा और 7वां। तो प्राथमिक स्तर पर जो सृजनात्मक कार्य है उसका कालांश सबसे लास्ट वाला होता है 7वां, तो 7वें पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में विविध अध्याय नहीं है: सीखना और ज्ञान, व्यवस्थागत सुधार, श्रेष्ठ एवं पूर्ण बच्चा, परिप्रेक्ष्य। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में 2005 में श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चा का विविध अध्याय नहीं है। उसके बाद सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, एम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, हंटर कमीशन या कोठारी कमीशन। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग सबसे पहले हंटर कमीशन ने की थी, तो हंटर कमीशन इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट, तंबोला से शब्द बनाना किस प्रकार की गतिविधि है? वर्ण की पहचान, बोलने की दक्षता, भाषा विकास और लेखन दक्षता। तो तंबोला से जो शब्द बनाते हैं तो इसमें हमें वर्ण की पहचान हो जाती है, तो वर्ण पहचान की ये गतिविधि है। उसके बाद नेक्स्ट है, बोलने की दक्षता विकास में सहायक गतिविधि नहीं है: चित्र पर बातचीत, ये तो बोलने की दक्षता ही है, सुनकर बताओ, अंतर खोजो, मौन पाठन। तो जो मौन पाठन होता है वो बोलने की दक्षता में नहीं आता, तो ये आपका लास्ट आपका मौन पाठन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास में प्रभावी कड़ी है: शिक्षण संग्रह, आधारशिला, शिक्षण योजना और शिक्षण। यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास आपको करना है तो बच्चों को शिक्षण करना होगा, तो ये आपकी प्रभावी कड़ी होगी। नेक्स्ट है आपका, DL-ED की फुल फॉर्म क्या है? तो DL-ED जो होता है आपका BTC के समकक्ष होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और लास्ट प्रश्न है आपका, सहायक शिक्षा निदेशक किस स्तर पर कार्य करते हैं? सचिवालय स्तर पर, शिक्षा निदेशालय, मंडल या उप निदेशालय। तो जो सहायक शिक्षा निदेशक होते हैं ये आपके मंडल स्तर पर कार्य करते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो साथियों, काफी बड़ी वीडियो हो गई है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।